प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो कौन सा चैप्टर अब हमें स्टार्ट करना है, कौन सा चैप्टर अब हम पढ़ने वाले हैं? तो देखिए, आपका जो ये मासिक विभाजन दिया गया है उसके अनुसार हम लोगों ने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ तक के चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद हमें स्टार्ट करना है जीवों में अनुकूलन। तो जीवों में अनुकूलन जो है वो आपका चैप्टर नंबर 7 है। आपकी किताब में 7वां चैप्टर है जीवों में अनुकूलन। तो आज हम यही स्टार्ट करेंगे। इकाई 7 जो है वो हमारा जीवों में अनुकूलन। इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे कि सजीवों का वास स्थान क्या है और सजीवों में अनुकूलन और रूपांतरण परिस्थितियों के अनुसार किस तरीके से होता है। तो सजीवों का वास स्थान यानी कि सजीव तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सजीव किन्हें कहा जाएगा और निर्जीव किन्हें कहा जाएगा। उनका अंतर हम जान चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर में। तो बच्चों, आपके जो घर के आसपास अगर कोई बाग है या तालाब है तो वहाँ पर आप जाकर देखिए, जंतुओं को देखिए, पौधों को देखिए और उसमें आपको समझ में आएगा कि कुछ जंतु जो है और कुछ पौधे जो हैं वो जल में पाए जाते हैं ना। कुछ पौधे होते हैं और कुछ जंतु भी ऐसे होते हैं ना, वो पानी में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से जंतु, कौन कौन से पौधे जो है वो पानी में पाए जाते हैं, तो बताइए। आप लोग देखा है आप लोगों ने? तो देखा तो होगा ही। तो मछली देखी है आप लोगों ने? कहाँ पाई जाती है? वो पानी में पाई जाती है ना। तो वो जंतु में आ गई। ठीक, पौधे भी बहुत सारे आपने देखे होंगे कि पानी के अंदर भी आपको दिख रहे होंगे। हाँ, कि कुछ पौधे हैं जो जलकुंभी वगैरह हो गया, कमल हो गया, वो सब कहाँ पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। तो वो सब क्या हो जाएंगे? पानी में पाए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चों जंतु होते हैं और पौधे होते हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं? ज़मीन में पाए जाते हैं। हाँ, तो ऐसे पौधे जो देखा होगा ना आप लोगों ने, जंतु पौधे तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ज़मीन में ही उगते हैं। और कुछ और ज़्यादातर जंतु भी आप लोगों ने देखा होगा कि जीव जंतु जो है वो सब कहाँ पे रहते हैं? ज़मीन में रहते हैं। तो इस तरीके से एक तरह से कहा जाए कि वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, उसको सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, तो वह क्या कहलाता है? उसका वास या स्थान कहलाता है। समझ में आ रहा बच्चों? तो जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ पर वो रह रहे हैं, वो उनको क्या कहलाएगा? वास स्थान कहलाएगा। वास यानी होता है निवास करना, रहना। ठीक है, तो वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका क्या कहा जाता है? वास स्थान कहते हैं। वातावरण में सजीवों का वास स्थान जो है जल, स्थल, वायु तथा मरुस्थल होता है ना। ऐसे ही होता है ना कि जो सजीव होते हैं या तो वो जल में रहेंगे या स्थल से तात्पर्य पृथ्वी, जो हमारी नॉर्मल जो सतह है जहाँ पर हम रह रहे हैं। वायु यानी हवा में और मरुस्थल यानी रेगिस्तान में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो वहाँ रहते हैं। तो अब इसी के आधार पर इनको कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे जल में जो रहते हैं ऐसे जीवों को क्या कहा जाएगा? जलीय जीव कहा जाएगा। जो जल में रहने वाले जीव हैं क्या कहलाएंगे बच्चों? जलीय जीव कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मछली हो गया, सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल, ये सब क्या है? जलीय जीव हैं, क्योंकि ये जल में रहते हैं। और कुछ तो ऐसे जीव हैं जो स्थल पर या पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली ना। और कुछ पौधे भी पाए जाते हैं ना, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, आम, नीम, अमरूद, ये सब जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? अपने स्थल पे या ज़मीन में पाए जाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? स्थलीय जीव कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये बात ध्यान दीजिए बच्चों, जो ज़मीन है तो कई बार ऐसा होता है वो जंगल में रहते हैं, कई बार पहाड़ में रहते हैं, कहीं हरा भरा मैदान है ना, तो कहीं पर रेगिस्तान है। तो अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं। रेगिस्तान से क्या तात्पर्य है? जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत नाम मात्र को होते हैं। हाँ, वहाँ पे केवल बालू पाई जाती है। रेगिस्तान होते हैं बालू के ना, ढेर पूरी जगह वही दिखेंगे आपको। तो जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मरुस्थलीय जीव कहते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय जीव किन्हें कहेंगे? जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? मरुस्थलीय जीव कहा जाएगा। ऊँट हो गया, वो मरुस्थल में पाया जाता है ना। मरुस्थल से तात्पर्य बच्चों रेगिस्तान में जो पाए जाते हैं। तो ऊँट जो है वो
ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है बच्चों ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊँट ही जो है वो वहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। और मरुस्थल में पाए जाने वाला जंतु है बबूल, नागफनी, ये सब ऐसे पौधे हैं जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं। वहाँ कांटे वाले पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि कांटों में जो उनके कांटे होते हैं ना, उसी में वो अपना भोजन रखे रहते हैं। वहाँ पे पत्तियाँ नहीं होती हैं। वहाँ के जो पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, उसमें पत्तियाँ जो हैं वो ना के बराबर होती हैं, और ये कांटे वाले पौधे वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? मरुस्थलीय जीव कहा जाता है। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं बच्चों जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, दोनों ही जगह पर रह सकते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उभयचर कहा जाता है। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? उभयचर कहते हैं। जो ऐसे जीव होते हैं जो पानी में भी और ज़मीन में भी, दोनों ही जगह पर रह सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा बच्चों? उभयचर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक तालिका दी हुई है, इसमें जंतु और पौधों को उनके वास स्थान के आधार पर पहचान करके लिखना है कि कौन सा जंतु और पौधे जो हैं वो, यहाँ पे जंतुओं के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे पौधों के नाम दिए गए हैं, और उनका वास स्थान आपको बताना है। तो गाय बच्चों कहाँ रहती है? बताइए आप लोग। तो गाय स्थल में रहती है, यानी स्थलीय जीव है। क्या है ये? स्थलीय जीव, यानी स्थल हो जाएगा इनका वास स्थान क्या हो जाएगा? स्थल। बैल कहाँ रहता है? वो भी स्थल में रहता है। ठीक। मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है, तो ये क्या है? जलीय। ठीक है, जलीय या जल है, इसका वास स्थान क्या है? जल। ये जलीय जीव है, ये स्थलीय जीव है ना। स्थल यानी पृथ्वी भी लिख सकते हैं या जमीन भी लिख सकते हैं। मेढक जो है, मेढक कहाँ रहता है? तो मेढक बच्चों दोनों जगह रहता है ना। मेढक जो है पानी में भी रह सकता है, और मेढक जो है वो ज़मीन पर भी रह सकता है। देखा होगा ना आप लोगों ने दोनों जगह पर। तो ये दोनों जगह रहता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उभयचर कहा जाएगा। उभयचर अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, उभयचर, ये उभयचर। ऊँट रेगिस्तान में रहता है, तो मरुस्थलीय वास स्थान क्या हो जाएगा? मरुस्थल या रेगिस्तान। ठीक है, रेगिस्तान या मरुस्थल हो जाएगा। आम, अब आम का आम होता है, आप लोग बताइए। ज़मीन में होता है ना, स्थल। नीम स्थल। जलकुंभी नाम से स्पष्ट है, पानी में होता है, तो क्या हो जाएगा? ये जल में रहता है, वासस्थान जल या जलीय भी लिख सकते हैं। फिर सिंघाड़ा, ये भी पानी में होता है, ये भी जल में होगा, है ना। वासस्थान कहाँ? जल में। नागफनी, अब नागफनी जो है वह कहाँ होगा? मरुस्थल या रेगिस्तान। रेगिस्तान भी लिख सकते हैं बच्चों, और मरुस्थल भी लिख सकते हैं, तो रेगिस्तान लिख दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये तालिका हमारी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। सभी जीवों की शारीरिक संरचना इस प्रकार होती है जो उन्हें अपने वास स्थान में आसानी से रहने योग्य बनाती है। जीवों की शारीरिक संरचना में अंतर जो है उनको वास स्थान में अनुकूलन प्रदान करता है। उदाहरण के लिए मछली जो है, वो मछली का वास स्थान कहाँ है? जल है ना, पानी में रहती है ना मछली। तो मछली का शरीर जो होता है वो पानी में रहने के लिए अनुकूलित होता है। उसको अगर बाहर निकाल दोगे, आप सोचोगे कि मछली जो है वो खुली हवा में आ जाए, अच्छे से रहे पृथ्वी पे ना, स्थल पे रहे, तो ऐसा नहीं है हो सकता, वो मर जाएगी ना। तो क्यों? क्योंकि दरअसल जो सल्क होते हैं उससे ढका हुआ जो है नाव के आकार का उसका शरीर होता है, पंख होते हैं उसके, गलफड़े होते हैं जिसमें से वो क्या करती है? सांस लेती है। तो ऐसे अनुकूलन उसमें हैं ताकि वो पानी में रह सके, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? जलीय जीव कहा जाता है। और वो जलीय जीव जिसमें ऐसे अनुकूलन होंगे बच्चों, वही जो है पानी में रह सकता है, सब कोई नहीं रह सकते हैं ना। और इसी प्रकार से ऊँट के लंबे लंबे पैर होते हैं, मोटे गद्देदार तलवे होते हैं, और ताकि वो जो है मरुस्थल में आसानी से चल सके और दौड़ने के लिए अनुकूलित है ना। तो ये मोटे पैर, जो लंबे लंबे पैर होते हैं, और जो मोटे गद्देदार तलवे जो होते हैं उसके, वो उसको मरुस्थल में चलने और दौड़ने में सहायता करते हैं। पक्षी बच्चों कहाँ रहते हैं? पक्षियों को देखा ना आपने ना। तो पक्षी जो है वो कहाँ रहते हैं? हवा में रहते हैं ना। तो कैसे रह पाते हैं उनकी हवा में वो? क्योंकि वो हवा में उड़ सकते हैं, उनके पास पंख हैं ना, उड़ सकते हैं ना हवा में। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको पंख दिए हैं। हम लोग को दिए क्या? हम लोग रह सकते हैं हवा में? नहीं रह सकते ना। तो पक्षी रह सकते हैं, तो क्योंकि उनके पास क्या है? पंख हैं। तो
इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने जान लिया कि कौन से स्थलीय हैं जीव, कौन से जलीय हैं, कौन से उभयचर हैं और कौन से मरुस्थलीय जीव हैं। आपको अंतर समझ में आ गया? समझ में आ गया ना बच्चों, किसको कैसे क्या कहा जाएगा, कौन से जीवों को क्या कहा जाएगा ना। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। तो इसको पढ़ने से पहले बच्चों आज के लिए बच्चों इतना ही मेरे ख्याल से पर्याप्त रहेगा। कल हम इसको स्टार्ट करेंगे, सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। तो इसको पढ़ने से पहले बच्चों आप लोग कुछ चीज़ें सोचिएगा, कुछ प्रश्न हैं मेरे दिमाग में, आप उनको सोचिएगा कि क्या मछली जो है अगर हम उसको पानी से निकाल देते हैं तो वो छटपटाने क्यों लगती है, छटपटाने लगती है ना है। और कभी आपने देखा है आम का पौधा पानी में लगा दिया जाए तो क्या होगा? अगर आम का पेड़ अगर हम पानी में रोप दें तो क्या होगा? तो और साथ ही बच्चों इस तरीके से और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके मतलब अपोजिट करने पे क्या होगा कि वो उसमें कुछ ना कुछ जो है वो दिक्कत हो जाएगी या कुछ वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसको जो है वो उसके लिए बच्चों सजीवों में अनुकूलन होता है, उसमें कुछ रूपांतरण होता है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। तो बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।